नमस्कार आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और पिछली 3 से 4 निबंध की कक्षाओं में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज के अपने निबंध लेखन के इस सेशन में हम कुछ महत्वपूर्ण आधारभूत चीज़ों की ही चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ज़रूरी है कि पहले हम निबंध की जो हमारी पृष्ठभूमि है उसको हम तैयार करें और उसके बाद से फिर हम आगे बढ़ें। तो 8 से 10 सेशन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी धीरे धीरे करके क्रमबद्ध तरीके से हमें आगे बढ़ना है। और आपने देखा होगा कि रवि सर की 2 वीडियो, राघवेंद्र जी की 1 वीडियो और ये हमारी दूसरी वीडियो निबंध को लेकर के आप सबके समक्ष है। अब इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पिछले दिनों हमने क्या बात किया था। पिछले सेशन में जो हमने समझने का प्रयास किया था वो हमने समझने का प्रयास किया था कि जो निबंध है, ठीक है, निबंध जो है ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। और इसमें हमने देखा कि एक तो होता है कि सामान्य अध्ययन पृष्ठभूमि से स्टैटिक निबंध जो हमारे होते हैं। दूसरा हमने देखा था कि जो दार्शनिक निबंध होते हैं, या दूसरे शब्दों में यदि मैं बात करूं तो मूर्त निबंध और अमूर्त निबंध, इस 2 कैटेगरी को हमने पूर्व में देखा था कि भाई ये 2 प्रकार निबंधों के होते हैं, ठीक है। अब इसमें से कौन सा ऐसा है जिस पर हम आसानी से लिख सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास कंटेंट होते हैं, वो निबंध होता है आपका जो सामान्य अध्ययन से जुड़ा हुआ होता है। जो स्टैटिक होता है वो हमारे लिए आसान होता है। जो आप कह सकते हैं दार्शनिक विषयों पर आधारित जो निबंध होते हैं वो थोड़े से हमारे लिए कठिन होते हैं। इसलिए जब हम निबंध विषय का चुनाव करने बैठते हैं, जब हम निबंध लिखने के लिए चुनाव करने बैठते हैं, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। अब इसी क्रम में हम आगे बात करेंगे, तो सभी उपस्थित हो जाएं और कॉपी पेन लेके आप सब बैठ जाएं, जिससे इस चर्चा को आगे बढ़ाया जा सके। और वहाँ पे एक एक करके हम चीज़ों को देखेंगे और अच्छे से इसको हम समझने का भी प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये तो हमने बात कर ली कि हमने जो देखा था कि भाई निबंध के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। हमने यह भी समझा था कि ये जो निबंध है इसका महत्व कितना, क्योंकि हर परीक्षा में अलग अलग महत्व होता है। यूपीएससी के संदर्भ में अलग महत्व है, आपकी परीक्षा में इसका अलग महत्व है। तो इसके महत्व के बारे में भी हमने देखा था कि बिहार राज्य विशेष की जो परीक्षा है, क्योंकि यहाँ पर सामान्य अध्ययन के 2 ही प्रश्न पत्र होते हैं और सामान्य अध्ययन के 2 प्रश्न पत्र होने के कारण जो निबंध की भूमिका हो जाती है वो आपकी निर्णायक स्थिति में पहुँचाने की भूमिका होती है। मतलब निबंध के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। निबंध अनिवार्य रूप से आपको लेकर के चलना है सामान्य अध्ययन के साथ साथ। सामान्य अध्ययन पे किसी प्रश्न पत्र पे आप थोड़ा कम भी ध्यान दोगे तो भी चलेगा, लेकिन निबंध को आप नहीं छोड़ सकते हो, ये आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे आपको बता दें कि निबंध के महत्व को हमने समझा था कि हमारी परीक्षा को लेकर के निबंध किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, कितने शब्दों में बिहार राज्य विशेष में निबंध पूछे जाते हैं, इन सभी संदर्भों में हमने पहले क्लास में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे बेसिक रूप से कि भाई निबंध की तैयारी कैसे करें, ठीक है, कैसे करें, तैयारी कैसे करें, निबंध की तैयारी कैसे करें, इसको लेकर के सबसे पहले हम अपनी चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। आप जानते हैं निबंध के लिए जब हम बात करते हैं तो किसी भी राज्य विशेष का आप उठाकर देख लीजिए, यूपीएससी का आप उठाकर देख लीजिए, निबंध को लेकर के कोई ऐसा पाठ्यक्रम नहीं बनाया गया है कि आपको पता चल जाए कि हाँ ये टॉपिक है, यहाँ से निबंध आएगा। कहने का मतलब है कोई निर्धारित इसका पाठ्यक्रम नहीं है, सामग्री कोई निर्धारित नहीं है और ना ही कोई निर्धारित इसका संसाधन है। तो निबंध को लेकर के समस्या सबसे बड़ी यही आ जाती है कि इसको लेकर के ना तो कोई सामग्री है, ना तो कोई संसाधन है और ना ही सामान्य अध्ययन के जैसा इसका कोई पाठ्यक्रम है। इसलिए चुनौती यहाँ पर कुछ और भी बढ़ जाती है। आप जानते हैं निबंध का जो प्रश्न पत्र है सामान्य है। मूल्यांकन यहाँ पर जो होता है, जैसे मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि यहाँ पर व्यक्तिपरक मूल्यांकन होता है। निबंध इसीलिए रखा गया है कि किसी भी व्यक्ति विशेष के विचारों को आप देख सकें, व्यक्तिपरक उसका जो मूल्यांकन है वो कर सकें, क्योंकि व्यक्तिपरक जो मूल्यांकन होता है वो सामान्य अध्ययन में नहीं देखने को मिलता। सामान्य अध्ययन के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति के विचारों को या किसी भी व्यक्ति को जज नहीं कर सकते हैं। जज करने का सबसे अच्छा तरीका है निबंध। निबंध के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति को जज कर सकते हैं। आपको यह भी पता होगा क्योंकि इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं है, इसका कोई संसाधन नहीं है,
ठीक है। इसलिए यह भी देखने को मिलता है, जो लगातार मुख्य परीक्षा देते होंगे उनको ये पता होगा और वो इस समस्या से जूझ भी रहे होंगे कुछ हद तक, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और इसने 3 बार कोई परीक्षा दिया है और 3 बार निबंध यहाँ पर पूछे गए हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि पहली बार उसने 80% अंक अर्जित कर लिए हों निबंध में, दूसरी बार 85% अर्जित कर लिए हों, और ऐसा भी हो सकता है कि तीसरी बार इसको 50% अंक ही निबंध में मिले हों। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये व्यक्तिपरक है। आप जैसे मैंने बताया कि इससे व्यक्तिपरक आपका जो मूल्यांकन है वो होता है। अब जो आपने निबंध लिखा, क्योंकि अक्सर हम गलती कर बैठते हैं, मान लीजिए आपने निबंध लिखा और आप उसी सोच, उसी विचारधारा को वहाँ पे प्रकट कर रहे हैं जिस सोच और विचारधारा का एग्जामिनर बैठा है, तो वहाँ से वो अपने को कोरिलेट करके आपको अच्छे अंक दे देगा। लेकिन व्यक्तिपरक होने के कारण यहाँ पे समस्या यह भी है कि आपके जो विचार हैं जरूरी नहीं है कि उससे एग्जामिनर भी सहमत हो, और ऐसी स्थिति में वहाँ पे कम अंक मिल जाते हैं। तो ऐसा देखने को मिलता है कि लगातार, किसी का भी उदाहरण उठा के देख लो, तो लगातार जो लोग मुख्य परीक्षा देते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि निबंध में उनके अंकों में नियमितता बनी होती है, वो अनियमित होता है। और अनियमित इसलिए भी होता है क्योंकि वहाँ पर हम रेगुलर फोकस नहीं कर पाते, रेगुलर अभ्यास नहीं कर पाते। तो हमारे साथ ऐसी चुनौती ना आए कि कभी भी हमें मेंस देना पड़े तो ये उतार चढ़ाव निबंध में ना रहें। इसको लेकर के हम बात करेंगे कि किन चीज़ों का हमें ध्यान देना है। आप जानते हैं यह जो प्रश्न पत्र है ये विचार प्रक्रिया और बिंदुओं को सुनियोजित कर एक संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत करने वाला विषय है। संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत करने के लिए इस विषय की हम बात करते हैं, इस विषय के बारे में हम जानते हैं। आप यदि मैं बात करूं सामान्य अध्ययन की, जो लोग तैयारी करते हैं, आप सब क्या पढ़ते होंगे? समसामयिक लेख पढ़ते होंगे, स्टैटिक जानकारियां आप पढ़ते होंगे। तो जब हम समसामयिक लेख पढ़ते हैं, जब स्टैटिक जानकारियां हम पढ़ते हैं, हम इन समसामयिक लेखों से जो स्टैटिक जानकारियां पढ़ते हैं, ठीक है, हम जो जीएस पढ़ते हैं वहाँ से जो हमें कंटेंट हमारा तैयार होता है, ये सभी क्या हैं? ये सभी कहीं ना कहीं इनपुट मटेरियल हैं। किसके लिए? निबंध के लिए। तो हम जो सामान्य अध्ययन के रूप में विशेष रूप से स्टैटिक सामग्री जो हम पढ़ते हैं, समसामयिक लेख पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि निबंध प्रश्न पत्र के लिए विशेष रूप से मदद कर देते हैं, क्योंकि निबंध के लिए हमें अलग से कहीं कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दिमाग से निकाल दीजिएगा ये थॉट कि निबंध के लिए कहीं अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत होती है। निबंध के लिए दैनिक जीवन में जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, जो आप समझ रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, साथ ही साथ जो आप अपने सामान्य अध्ययन की विषय वस्तु को पढ़ रहे हो, जरूरी है कि वो कला आपकी आए कि किसी भी विषय को यदि आपको दे दिया जाए तो इन सभी को मेल करते हुए, इन सभी में उसको लिंक करते हुए आप लिख सको। ये कला यदि आप अपने अंदर विकसित कर लेते हो तो निबंध आपका आसान हो जाएगा। तो याद रखिएगा, निबंध को लेकर कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से पढ़ने जाना, कुछ नहीं पढ़ना है। आप जो सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हो उसको ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए। आप समसामयिक लेख पढ़ते हो समाचार पत्रों में, उसको पढ़ते रहिए। देश दुनिया में क्या हो रहा है उससे आप जागरूक रहिए। कोई रिपोर्ट आ रही है, कोई सेंसस जारी हो रहा है, उससे आप परिचित रहिए। तो ये कहीं ना कहीं इनपुट मटेरियल है, किसके रूप में? निबंध के रूप में। निबंध में आप इनका प्रयोग कर सकते हो। और आपको यह भी ध्यान में रखना है, आपको यह भी ध्यान में रखना है कि ये जो स्टैटिक जानकारियां होती हैं, ये जो स्टैटिक जानकारियां होती हैं, इनको आपको कलेक्ट करके भी रखना होता है। इनका प्रॉपर आपको नोट्स बनाकर भी रखना होता है, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। कैसे? अभी आगे के क्रम में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि एक प्रश्न पत्र के रूप में सामग्री के अनुसार इसके लिए कम प्रयास की आवश्यकता होती है, और जरूरी है कि यदि हम अपने निबंध को रणनीतिक और व्यवस्थित रूप से तैयार करना चाहते हैं तो हमारे पास इस प्रकार के कंटेंट होने चाहिए, हमारे पास कुछ फिक्स टॉपिक होने चाहिए, और इसमें हमारे लिए जो अंक हमें मिलते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इस दिशा में भी हमें काम करना है। जैसे मैंने बोला कि डेली बेसिस पे जो हम पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो जीएस में पढ़ते हैं, वो इनपुट मटेरियल इसके लिए होता है, और उस पर हमें प्रॉपर नोट्स भी बनाने चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बात करूं यहाँ पे,
तो निबंध के कुछ ऐसे टॉपिक जो सदाबहार टॉपिक हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं रेगुलर, जैसे महिला सशक्तिकरण, ठीक है, मतलब महिलाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं से जुड़े मुद्दे। अब महिलाओं से जो जुड़े मुद्दे होते हैं इन पर जो निबंध है रेगुलर पूछे जाते हैं। तो हमें ज़रूरी है कि जब हम कहीं पर इससे जुड़ा कोई कंटेंट देखें, जब भी हम इससे जुड़ा कोई लेख किसी समाचार पत्र में देखें, तो उसमें कुछ यदि फैक्चुअल डेटा दिया है, उसमें कोई रिपोर्ट की बात की गई है, किसी रिपोर्ट का जिक्र किया गया है, तो उसको हम एक प्रॉपर नोट्स बनाएं, महिला सशक्तिकरण नाम से या महिलाओं के मुद्दों से जुड़ा हुआ एक नोट्स बनाएं और उसमें जो डेटा हमें मिल रहा है डेली बेसिस पे उसको नोट करते हुए जाएं और यही हमारे इनपुट मटेरियल होंगे। यदि कभी भी हमारी परीक्षा में महिलाओं से संबंधित कोई मुद्दा आता है तो जो हमारे करंट फैक्ट हैं यदि हम उनको प्रस्तुत वहां पे करते हैं तो उससे हमें बेनिफिट मिलता है। जैसे सामाजिक न्याय के विषय हो गए, दूसरा टॉपिक जो कॉमन है जैसे सामाजिक न्याय के विषय हो गए। और सामाजिक न्याय के विषयों में यदि मैं बात करूं तो सामाजिक न्याय के विषयों में जैसे समानता, न्याय संगत, ठीक है, इसके बाद जलवायु से जुड़े हुए मुद्दे, इसके बाद न्याय से जुड़े हुए मुद्दे। तो ये कुछ ऐसे कॉमन मुद्दे हैं जो लगातार चर्चा में रहते हैं और इन पर निबंध भी आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब कोई डिबेट होती है, मान लीजिए हमने किसी टीवी चैनल पर कोई डिबेट देखा, ठीक है, और टीवी चैनल की जब मैं बात करता हूँ तो वो जो एक नया नाम दिया गया है वो वाली मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्वसनीय चैनल जिस पर डिबेट आती है, ठीक है, जैसे कि संसद टीवी हो गया, उस पर जो डिबेट आती है उसको आप देखिए, ठीक है, द प्रिंट यूट्यूब चैनल है उस पर कोई डिबेट आती है उसको देख, बहुत सारे सोर्स हमारे हैं। तो वहाँ पे यदि कोई ऐसी डिबेट आ रही है, कोई ऐसा मुद्दा चल रहा है जो आपके यहाँ विषय बन सकता है, तो उस पर जो डेटा बताए जा रहे हैं, जो फैक्ट बताए जा रहे हैं, जो रिपोर्ट बताई जा रही है उसको नोट करते हुए हमें चलें, ठीक है। तीसरा जैसे हम बात करें कि मानव विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक है, भारत और विश्व की जब बात आती है तो इन सब चीज़ों की बात आती है, ठीक है। हमारे विभिन्न देशों के साथ बहुत सारे समझौते होते रहते हैं, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर समझौते होते रहते हैं, नए नए एग्रीमेंट होते रहते हैं जो, तो ज़रूरी है कि उस पर भी हम नज़रें बना कर रखें। और एक शीर्षक जैसे शिक्षा स्वास्थ्य का एक शीर्षक हमने बना लिया, भारत और विश्व शिक्षा एवं स्वास्थ्य का शीर्षक बना लिया। अब यदि कोई समझौता ऐसा हो रहा है जिसको हम लिंक कर सकते हैं, उसके फैक्ट वहाँ पे पड़े रहे हैं हमारे पास, ठीक है, वैश्विक स्तर की कोई ऐसी रिपोर्ट आती है वह पड़ी रही वहाँ पे, यूनाइटेड नेशन कोई पहल करता है किसी दिशा में, उससे जुड़े हुए फैक्ट हमें रहें। और जब हम इन चीज़ों को कोट करते हैं ना अपने निबंध में तो हमें बहुत बेनिफिट मिलता है, तब एग्जामिनर समझता है कि बच्चे को विषय वस्तु की बहुत अच्छी सी पकड़ है और वहाँ पे हमें बेनिफिट मिलता है। इसके साथ साथ जैसे कुछ मुद्दे ऐसे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विशेष रूप से जो हमारे पड़ोसी देश हैं इनके सीमा विवादों से जुड़े हुए मुद्दे, जैसे भारत हो गया, भारत के पड़ोसी देशों में बात करें नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, मालदीव हो गया, इन सब से जुड़े हुए मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो ये द्विपक्षीय संबंधों वाले मुद्दे हैं। वैश्विक मुद्दे जैसे जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो गया, आतंकवाद का मुद्दा हो गया, आज साइबर क्राइम बहुत बढ़ रहा है, साइबर क्राइम का मुद्दा हो गया। तो इन पर यदि वैश्विक स्तर पर कहीं कुछ हो रहा है, हम कुछ कर रहे हैं, तो वो हमें डेली बेसिस पे, वो जब करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना या कोई समाचार पत्र पढ़ते हैं, कोई रिपोर्ट पढ़ते हैं ना, तो ज़रूरी है उसको हम नोट करते हुए चलें, तब जाके चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है। जैसे जो टॉपिक मैंने बताया ना, इस टॉपिक से आप प्रॉपर हम बताएंगे, आगे चलेंगे तो हम बात करेंगे, प्रॉपर ये हेडिंग बननी चाहिए, ठीक है। महिलाओं से संबंधित मुद्दा, अब महिलाओं से संबंधित कोई भी मुद्दा आ जाए, महिलाओं से संबंधित अपराधों पर लगातार चर्चा होती रहती है, तो ये सब पता होना चाहिए, आंकड़े पता होना चाहिए, सरकार क्या कदम उठा रही, कोई नई योजना आ रही है, ठीक है, ये सब हमें पता होना चाहिए। और जब कोई मुद्दा ऐसा आ जाता है और वहाँ पर जब हम लिखते हैं और करेंट इनपुट जब वहाँ पे डालते हैं ना, तो उसका हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। तो इन चीज़ों पर हमें ध्यान रखना है। जैसे किसान कल्याण संबंधी मुद्दे हो गए, टेक्नोलॉजी से संबंधित, प्रौद्योगिकी से संबंधित बहुत सारे मुद्दे हैं, लगातार चर्चा में रहते हैं, ठीक है, चाहे वो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात हो, चाहे वो जैव प्रौद्योगिकी की बात हो, चाहे वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात हो, ठीक है। तो ये सब
चर्चा में रहते हैं, तो इनके एक एक टॉपिक हमें बनाने पड़ेंगे, ऐसे हेडिंग बनानी पड़ेगी। जैसे करंट अफेयर्स का हम प्रॉपर नोट्स बनाते हैं और उसमें जैसे किसानों से संबंधित मुद्दा, अब किसानों से संबंधित मुद्दा हमने हेडिंग बना लिया और किसानों से संबंधित मुद्दा जो भी वर्ष भर हम देखते हैं तो उसके जो फैक्ट हैं, जो की पॉइंट हैं, उसको हमें उसी में नोट करना है और उसका प्रयोग हम अपने निबंध में कैसे करेंगे ये आप आगे की कक्षाओं में देखोगे। आगे की कक्षाओं में ये आपको सीखने को मिलेगा। जैसे आप जानते हैं कि समाचार और पत्रकारिता पर ध्यान देने की बात आती है, आजकल सोशल मीडिया का बहुत चलन है, उसको लेकर के नए नियम कानून बनते रहते हैं, मांग उठती रहती है, उस पर आपको पकड़ बनाए रखनी है। साथ ही साथ केंद्र राज्य संबंधों को लेकर लगातार चुनौतीपूर्ण स्थिति बनी हुई है, ठीक है। इससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो आपको पता होना चाहिए। न्यायपालिका और आप कह सकते हो कार्यपालिका का जो संघर्ष है, इसको लेकर के जो मुद्दे हैं, तो इस प्रकार के कई सारे मुद्दे हैं। साथ ही साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के जो बहुआयामी मुद्दे हैं, इन सब पर हमें होता ना कि ऐसे हमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक खोजने पड़ेंगे। और कब आप खोज पाओगे, जब किसी भी, जैसे आपको बिहार देना है, अभी निबंध यहाँ जुड़ा है, तो आप यूपीएससी का उठा लो भैया, यूपीएससी का 10 साल का प्रश्न पत्र उठा लो और आप उसमें देखो कि इस प्रकार के फिक्स टॉपिक, जैसे मुख्य परीक्षा में आपके कुछ फिक्स टॉपिक है ना, इसी प्रकार से निबंध में भी फिक्स टॉपिक होते हैं। आप उन फिक्स शीर्षक को खोज निकालो और फिर उनको एक एक पेज में नोट करो और उनसे जुड़ा हुआ जो भी कंटेंट डेली बेसिस पे हो उसको वहीं पर नोट करना है। अब हम बात करते हैं भाई निबंध लेखन का अभ्यास। एक बहुत बच्चे बहाना भी खोज लेते हैं, ठीक है, लेखन का अभ्यास हमें कब करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बात आती है उत्तर लेखन की। उत्तर लेखन का ये सेशन नहीं है, इसलिए उत्तर लेखन की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। और आप जानते हैं कि आप में से उत्तर लेखन को लेकर बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं। मेरा मानना है कि पहले दिन से करना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं, सर अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं, हम क्या करेंगे। भैया पढ़ा नहीं है, गूगल का सहारा लो, नकल करो, रट्टा मारो, संबंधित कंटेंट को पढ़ो, फिर लिखने का प्रयास करो, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है, ठीक है। कुछ लोग बहाना मारते हैं, ऐसे अधिकतर लोग करते हैं। अब जब हम बात करते हैं लेखन के अभ्यास की, लेखन के अभ्यास की जब हम बात करते हैं, विशेष रूप से निबंध लेखन के अभ्यास की बात करते हैं, तो निबंध लेखन के अभ्यास में आप ऐसा नहीं कह सकते कि अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है, निबंध की हम तैयारी करेंगे तब हम निबंध लेखन करेंगे। देखो, निबंध एक ऐसा विषय है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जो है अपनी तैयारी के दौरान यही है कि पर्याप्त संख्या में हमें निबंध लिखने का प्रयास करना है। आपकी सफलता की जो कुंजी है निबंध लेखन में वो यही है कि जितना आप अभ्यास करोगे उतना अच्छा आपका निबंध होगा, उतने अच्छे तरीके से आप चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाओगे। तो निबंध लेखन की जब हम बात करते हैं, निबंध लेखन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे याद रखना है कि निबंध लेखन की सबसे महत्वपूर्ण जो रणनीति यही है कि अपनी तैयारी के दौरान हमें पर्याप्त संख्या में निबंध लिखने का अभ्यास करना चाहिए। कम से कम सप्ताह में एक निबंध अवश्य लिखना चाहिए, कम से कम सप्ताह में एक निबंध अवश्य लिखना चाहिए। और जब एक निबंध हम लिखते हैं, यहाँ पे 4 से 5 घंटे का आप समय लो, क्योंकि पहले कंटेंट को इकट्ठा करो। अभी शुरुआती चरण में आप हो तो पूरा फोकस उस पर करना है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि भैया कंटेंट ही नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे। देखो, निबंध तो ऐसा है नहीं कि इसका कोई सिलेबस है कि आप रट जाओगे कि महिला सशक्तिकरण पे कोई आया तो वही आएगा, कोई पुराना उठा लिया वही रट गए, उसमें अपडेटेड डेटा तो होगा नहीं। तो ऐसा तो करना नहीं है, रटना तो है नहीं हमें, क्योंकि हमने पूर्व में ही आपको बताया कि निबंध के लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, निबंध के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम सामान्य अध्ययन जो हम पढ़ते हैं वो हमारा अच्छे से तैयार हो। हम देश दुनिया की खबरों से परिचित यदि हैं तो हम निबंध लेखन कर सकते हैं। इसके लिए यह नहीं देखना है कि अभी हमारी तैयारी नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए पर्याप्त ज्ञान हासिल करने, या आप कह सकते हो कि कुछ हिस्सों को पूरा करने की प्रतीक्षा किए बगैर आप निबंध लेखन को लेकर के आगे बढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते कि अभी हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ सेक्शन को तैयारी कर लेंगे फिर करेंगे, ऐसा नहीं कह सकते निबंध के लिए। अब बात आती है उदाहरण के तौर पे कि भाई निबंध लेखन के लिए अभ्यास सारणी क्या होनी चाहिए, ठीक है। निबंध लेखन के लिए यदि हम अभ्यास की बात करें, ठीक है, तो निबंध लेखन के लिए जो अभ्यास करने के लिए जो समय सारणी है वो क्या होनी चाहिए। अभ्यास के लिए जैसे हमने बोला
कि कम से कम सप्ताह में एक दिन आपको निबंध के लिए देना चाहिए। और जैसे मैंने बोला 4 से 5 घंटे कम से कम निबंध के लिए देना चाहिए। यदि सप्ताह में एक निबंध आप लिखते हो, और जैसे मैंने बोला 4 से 5 घंटे समय मायने रखता है, ठीक है, 4 से 5 घंटे देकर यदि आप सप्ताह में एक बेहतर निबंध लिखते हो तो महीने में 4 निबंध हो रहे हैं और निश्चित तौर पर ये आपके लिए लाभप्रद होंगे। जब आपकी प्रीलिम्स समाप्त हो जाए तो इसकी संख्या को आप बढ़ा दो, सप्ताह में 2 निबंध कर दो, 3 निबंध कर दो, और इस प्रकार से चीज़ों को आप बेहतर कर सकते हो। आप जानते हैं निबंधों की जब हम बात करते हैं, निबंधों की रूपरेखा हो गई, तर्कों को शामिल करना हो गया, उसकी प्रस्तुति हो गई, उसका जो मुख्य भाग है वो हो गया, और उसका जो निष्कर्ष हो गया, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे याद रखना है कि जैसे हम सामान्य अध्ययन की बात करते हैं, जैसे सामान्य अध्ययन में हमें रूपरेखा बनानी होती है, कहीं ना कहीं उसी प्रकार से निबंध जब हम लिखने बैठते हैं तो निबंध लिखते समय हमें वही सारी चीज़ें करनी होती हैं जो हम सामान्य अध्ययन के लिए करते हैं, कि भैया हमें सबसे पहले प्रस्तावना को लेकर के कंटेंट तैयार करना है, फिर मुख्य भाग को लेकर के तैयार करना है, और फिर जा कर के हमें निष्कर्ष को लेकर के तैयार करना है। अब इसमें ज़रूरी है कि भैया निबंध आप लिखे कहाँ से। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर विद्यालय पे लिख लें, नदी पर लिख लें, तो विद्यालय और नदी पर लिखने का समय नहीं है। निबंध आपको किन विषयों पर लिखना चाहिए, इसके लिए ज़रूरी है कि या तो आपके आयोग द्वारा कोई परीक्षा आयोजित कराई जाती हो जिसमें निबंध पूछे जाते हों, उनके विगत वर्षों के प्रश्न पत्र उठा लीजिए। नहीं मिल रहे हैं, नहीं आपके यहाँ अभी तक ये चलन था, तो आप यूपीएससी के प्रश्न पत्र उठा लीजिए और उनके निबंधों को समझने का प्रयास करिए, उनके निबंधों पर लिखने का प्रयास करिए। कम से कम जो मूर्त निबंध हैं उस पर तो आप लिख सकते हैं, जो सामान्य अध्ययन और स्टैटिक विषय वाले जो निबंध हैं उस पर तो आप लिख सकते हैं, तो उस पर लिखने का आपको प्रयास करना है। ठीक है, साथ ही साथ यह भी याद रखना है कि जो भी विषय हैं, जैसे कि मैंने विषय बताया महिला सशक्तिकरण से जुड़ा, किसानों की से जुड़ा, ठीक है, भारत और पड़ोसी देशों से जुड़ा, केंद्र राज्य संबंध पर जुड़ा, ये जो फिक्स टॉपिक है ना, हमारा प्रयास होना चाहिए कि ऐसे फिक्स टॉपिक पर कम से कम एक एक निबंध लिख कर हम रख लें, एक एक निबंध लिख कर रख लें और उसका अभ्यास करते रहें। जैसा कि हमने मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के दौरान भी बताया था कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो निबंध के जो मुख्य परीक्षा के फिक्स टॉपिक हैं उस पर हम उत्तर लेखन करके रख लें। वही यहाँ पर भी आपको अपनाने की ज़रूरत है कि आप निबंध जो फिक्स टॉपिक हैं उस पर कम से कम 1 से 2 बार लिख करके उनको रख लीजिए और उनको और बेहतर प्रयास करते रहिए बनाने का। जो समसामयिकी डेटा है उनको उनमें डालते रहिए और उनको और उत्कृष्ट बनाइए। तो ये आपको करना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि भाषा और शब्दावली में हम सुधार कैसे करें। ठीक है, भाषा और शब्दावली की बात आती है कि भाषा व जो शब्दावली है, भाषा और शब्दावली में सुधार हम कैसे करेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों की शाब्दिक त्रुटियां रहती हैं, भाषा त्रुटिपूर्ण है, तो इसमें सुधार कैसे होगा इसको लेकर के हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि निबंध जो है विशेष रूप से आप कह सकते हो निबंध एक संपूर्ण लेख ही है। जिस प्रकार से कोई लेख होता है उसी की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो। और आप कह सकते हो कि निबंध में निश्चित रूप से निबंध में ध्यान रखना होता है कि निश्चित रूप से बिंदुओं में लिखना एक विकल्प नहीं है। जैसे निबंध आप कोई लिख रहे हो और उसमें बिंदुवार यदि आप लिख रहे हो तो वो बेहतर तरीका निबंध लेखन का नहीं है। निबंध लेखन में हमें बिंदुवार नहीं लिखना चाहिए, बिंदुवार लिखने से हमें बचना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ निबंधों की जो भाषा है और जो शब्दावली है वो जितनी बेहतर होगी हमें उतनी मदद मिलेगी। अब बात आती है कि ये भाषा और ये जो शब्दावली है ये हमें मिलेगी कहाँ से, ये हमारी बेहतर कैसे होगी। तो इसके लिए मैंने आपको बोला है, हमेशा कहा है कि भैया कम से कम समाचार पत्रों के लेख आप अवश्य पढ़ा करो। ठीक है, समाचार पत्रों के जो संपादकीय लेख हैं वो अवश्य पढ़ा करो। समाचार पत्रों के लेख पढ़ने के साथ साथ समाचार पत्रों में जो खबरें होती हैं, ठीक है, विशेष रूप से कोई राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र लीजिएगा और खबरों की जब बात करते हैं तो जो फ्रंट पे खबरें होती हैं या वैज्ञानिक परिदृश्य वाली जो खबरें होती हैं उनको पढ़ा करिए। ठीक है, कोई पत्र पत्रिका यदि है तो उसको आप ले सकते हैं। जैसे यदि आपको तैयारी एग्रीकल्चर के विषयों पर करनी है, मतलब कृषि वाले जो विषय हैं उस पर अच्छा करना है, तो 2 पुस्तकें आती हैं, इन दोनों को ले लेंगे। जैसे आप योजना और दूसरा आते कुरुक्षेत्र।
ठीक है। योजना कुरुक्षेत्र, ये जो दो पुस्तकें हैं योजना और कुरुक्षेत्र, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। विशेष रूप से एक कृषि पे फोकस रहता है और एक योजनाओं पे फोकस रहता है। ये जो दो पुस्तकें हैं यदि आप बहुत सस्ती मिल जाती हैं, ठीक है, आपके लोकल मार्केट में मिलती हैं 10, 20, 30 रुपए की आ जाती हैं, बहुत सस्ती आती हैं। और ये पुस्तकें इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इन पुस्तकों में जो भाषा है ना, जो शब्दों का चयन होता है ना, वो बहुत बेहतर होता है और वो वही शब्द चयन होते हैं ना जिसका मानक हमारी परीक्षा में है। मतलब जो हमारी परीक्षा में मानक है शब्दों का, जिस प्रकार से हमें लिखना चाहिए, जिस भाषा का प्रयोग करना चाहिए, वही भाषा होती है। तो ज़रूरी है कि जब हम समाचार पत्रों को पढ़ते हैं, जब हम पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते हैं, तो सिलेक्टेड समाचार पत्र और पत्रिकाएं हमें पढ़नी चाहिए जिनकी भाषा उत्कृष्ट हो। ऐसा नहीं कि कोई आपका लोकल पत्र पत्रिका निकलती है कहानी वाली, ठीक है, शायरी वाली, तो उसको पढ़ो, उससे आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। समाचार पत्र मैंने राष्ट्रीय बोला, ऐसा नहीं कि आप क्षेत्रीय खबरें पढ़ रहे हैं कि बारिश आने के कारण शहर हुआ जलमग्न, तो इस प्रकार के पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो जो पत्रकार हैं लोकल, उनका भाषा का स्तर ना आपसे भी गिरा हुआ है, ठीक है, वो आपसे बेहतर भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। तो वहाँ पे पढ़ोगे, लोकल खबरों पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं बेनिफिट होगा। आप राष्ट्रीय खबरों को पढ़ो, समाचार पत्र के फ्रंट पेज पे पढ़ो, वहाँ पे जो खबरें होती हैं उनकी भाषा भी अच्छी होती है और वो आपके काम की होती हैं। तो हमें जो शब्द हैं वो इकट्ठे कहाँ से करने हैं, वो इन्हीं पत्र पत्रिकाओं से करने हैं, ये इन्हीं समाचार पत्रों से करने हैं। और प्रयास क्या करना है कि जैसे हम जो शब्द देखते हैं, मान लीजिए कोई शब्द हमने देखा, ठीक है, हमने देखा व्यक्तिपरक, एक शब्द हमने देखा व्यक्तिपरक, हमें नहीं पता है कि व्यक्तिपरक का मतलब क्या होता है, ठीक है, कोई बात नहीं पता। समाचार पत्र में यदि हमने व्यक्तिपरक देखा, हमें नहीं पता क्या होता है, हमें कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाना है, गूगल ट्रांसलेट पे व्यक्तिपरक टाइप करना है। व्यक्तिपरक टाइप करते हो जब आप, तो इंग्लिश में उसका मीनिंग आ जाएगा और उसको लेकर के उसके बहुत सारे अन्य अर्थ क्या क्या होते हैं वो निकल के आ जाते हैं। तो एक नोट्स आपको इस तरह का बनाना है जिसमें शब्द नोट करोगे आप और शब्द के साथ साथ उनके अर्थ क्या होते हैं वो भी नोट करोगे। इस तरह का भी एक नोट्स आपके पास होना चाहिए। और जब आप रेगुलर अध्ययन करोगे ना, आप देखोगे प्रत्येक दिन आपको 1 से 2 शब्द ऐसे मिल रहे हैं। और जब आप 1 से 2 शब्द डेली देख रहे हो, मतलब सप्ताह में 15 से 20 शब्द भी यदि आपको ऐसे मिल जा रहे हैं, अच्छे शब्द जिनका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, और महीने में यदि हम बात करें 40 शब्द भी, 50 शब्द भी इस तरह के मिल जाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। अब ये जो शब्द हमने नोट कर लिए, मान लीजिए 50 शब्द हमने महीने में ऐसे नोट किए जिनका हमने मतलब नहीं पता था, लेकिन हमने खोज करके पढ़ करके उनको समझा। अब हमारे लिए चुनौती क्या है कि ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग हम निबंध में कैसे करें। तो जहां पर भी उसका अर्थ तो अब आप समझ सके हैं, जब अर्थ समझ चुके हैं तो आप यह भी समझ सकते हैं कि उस शब्द का प्रयोग आपको कहां करना चाहिए। कहने का मतलब है कि निबंध में सामान्य शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, थोड़े से उत्कृष्ट, जिससे आपका लेबल दिखे कि आपका लेबल है कुछ, ठीक है, आपकी भाषा पर पकड़ है कुछ, वो दिखे, उसके लिए इस प्रकार का शब्द चयन करना होता है। तो ये कहाँ से मिलेंगे? समाचार पत्र सोर्स मैंने बता दिए कैसे आपको करना है, ठीक है। अब बात आती है परीक्षा में विषय के चयन पे, कि जैसे जब हम परीक्षा में बैठते हैं, ठीक है, जब हम परीक्षा में बैठते हैं, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में विषय चयन की हम बात कर रहे हैं। परीक्षा में विषय चयन की बात करें, देखो राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो इग्नोर करिएगा, बोल दे रहा हूँ, जो ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ से सुन लेना है। परीक्षा में विषय चयन का मतलब, जैसे हम निबंध लेखन करने जा रहे हैं, हमारी परीक्षा है, हमें 4 निबंध मिल गया, ठीक है। अब हम एक बहुत बड़ी गलती जो करते हैं, ठीक है, 4 निबंध मिल गया, 1 2 3 4, अब इसमें से 2 निबंध ऐसे मिल गए जो आपको समझ में आ रहे हैं, जिनके बारे में आप लिख भी सकते हो, जिनके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी है, आप लिख सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि ये जो निबंध हैं ये तो बड़े सामान्य से निबंध हैं। जैसे मान लीजिए महिला सशक्तिकरण पे आ गया,
ठीक है, या कोई भी मूर्त टॉपिक पे आ गया, सामान्य अध्ययन से जुड़ा हुआ कोई निबंध आ गया, तो आपको लगता है कि इसको तो सब लिख लेंगे, तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हो, थोड़ा सा चतुराई दिखाते हो, और आप यह समझते हो कि यदि मान लो 1000 लोग परीक्षा दे रहे होंगे, तो आप आकलन कर लेते हो अपने अनुसार कि लगभग 800 लोग तो यही लिख रहे होंगे, 900 लोग यही लिख रहे होंगे, क्योंकि इसको तो सबने पढ़ा था। मतलब वो जो फिक्स टॉपिक वाले निबंध थे ना, 2 निबंध उसमें से आ गए, ठीक है, और आपको करना एक ही है। मान लो 4 निबंध हैं, इनमें से करना आपको एक ही है, और 2 ऐसे टॉपिक से आगे जो फिक्स टॉपिक है, जो आपके साथ साथ सबने तैयार किया। तो आप ऐसा सोचते हो ना कि ये वाला क्या है कि ये तो सबने तैयार किया है, तो हमें थोड़ा सा अलग दिखना है परीक्षा में। हालांकि संक्षिप्त जानकारी इसकी भी थी आपको, आप सोचते हो कि थोड़ा सा अलग हमें परीक्षा में दिखना है। और जो 3 और 4 नंबर के निबंध थे, मान लो ऐसे निबंध थे जो आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन आपको लगता था कि आप लिख ले जाओगे, आप में ये विश्वास था कि आप लिख ले जाओगे, ठीक है, उसमें निश्चित नहीं था, तो आप क्या करते हो कि थोड़ा सा अलग दिखने के चक्कर में आप 3 और 4 वाला का चुनाव कर लेते हो, ठीक है। अब क्योंकि 3 और 4 का चुनाव कर लिया, ये मान लीजिए अमूर्त विषयों पर थे, और इसका मतलब भी आपको सही से समझ में नहीं आ रहा, निश्चित नहीं थे आप, ठीक है। मान लीजिए अर्थ पता था कुछ, लेकिन वही अर्थ इसका है या नहीं है, जैसे अमूर्त विषय वाले ऐसे ही होते हैं दार्शनिक निबंध, तो आप कन्फ्यूजन में थे, लेकिन आपने फिर भी यहाँ पे जोखिम उठाया। क्यों? सबसे अलग आपको दिखना था, क्योंकि एग्जामिनर 800 कॉपियाँ चेक करते करते थक गया एक ही निबंध पर, तो आपको थोड़ा सा अलग दिखना था, इमेज अपनी अलग बनानी थी, और उसी की चाहत थी कि आपकी इमेज थोड़ी सी अलग बने। लेकिन यहाँ पर आप गलती कर बैठे, क्योंकि इसके बारे में आप निश्चित नहीं थे, अनिश्चितता का भाव था, और आपने लिख दिया। और इस निबंध में जब आपने इसका लिखा, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया कि बहुत बड़ी गलती क्या कर दी कि जो निबंध, जो अर्थ आपने समझा कि भाई इस निबंध का ये अर्थ होना चाहिए, इस दिशा में ये पूछा गया है, तो ये उसका उल्टा निकल गया। मतलब आपने उसके उल्टा दिशा में सोच लिया और लिखते आप चले गए। अब आपका क्या होगा कि यहाँ पे तो पूरी तरह से आप हो गए बैकफुट पर, क्योंकि ये वाले जो थे कम से कम कुछ तो पा जाएंगे, कुछ अंक तो पा जाएंगे, लेकिन आपने थोड़ा ज़्यादा चतुराई दिखा दी, इसलिए आप बैकफुट पे हो गए। तो परीक्षा में ध्यान रखना है कि जब हम विषयों का चुनाव करते हैं, तो हमें किसी ऐसे विषय का चुनाव इसलिए नहीं कर लेना है कि हमें थोड़ा सा अलग दिखना है, ये दिमाग से निकाल देना, ठीक है। अलग दिखने का दिमाग से निकाल देना, अलग तब दिखने का प्रयास करना जब इसके लिए आप 100% निश्चित हो कि हाँ यही अर्थ होगा, इसी संदर्भ में इसको लिखा जाना है, तब वहाँ पे आप हाथ डालिएगा, तब वहाँ पे पेन चलाइएगा। नहीं तो जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत सही जानकारी है, उसी दिशा में आप आगे बढ़िएगा। चतुराई ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर कई जगहों पर ज़्यादा चतुराई दिखाने के चक्कर में ना नुकसान हम कर बैठते हैं, तो ये ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। ज़रूरी है कि जब हम किसी भी विषय का चुनाव करें, तो जो प्रश्न है ना, प्रश्न की मांग क्या है, प्रश्न की आवश्यकता क्या है, उसको हम समझ सकें। विषयों के बारे में अच्छे से जानकारी हो, उन्हीं विषयों का हमें चुनाव करना है। साथ ही साथ विषयों के जो हमारे विषय हैं, उनको ज़रूरी नहीं कि एक ही आयाम में हमें पता हो, उनको कई आयामों में जोड़कर हम लिख सकें। जिस पर हम सक्षम हो उस विषय का चुनाव करना चाहिए। और निष्कर्ष में जिस भी निबंध को आप लिख रहे हो, उस निबंध के निष्कर्ष में कुछ सकारात्मक बिंदु आप दे सकें, तभी उस निबंध का चुनाव करना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। देखो, कई बार एक गलती हम और भी करते हैं। मान लीजिए 4 निबंध थे, ठीक है, 4 निबंध थे। पहला भी, जैसे मैंने बोला कि पहला भी जो था ये मूर्त विषय पे था, दूसरा भी था वो फिक्स टॉपिक वाले थे, और ये चौथा भी फिक्स टॉपिक वाला था, तीसरा मान लो फिक्स टॉपिक वाला नहीं था। अब पहला दूसरा आपको आसान लगा, तो आपने क्या किया, तुरंत लिखना शुरू कर दिया किसी एक पर, क्योंकि दबाव तो रहता ही है, किसी एक पर आपने लिखना शुरू कर दिया। और अब आपको जब थोड़ा देर आपने लिखा, जब आपकी पेन बंद हो गई, तब आपको समझ में आया कि यार यहाँ तो थोड़ी सी दिक्कत है, अब समझ में नहीं आ रहा क्या लिखें। तब आपका ध्यान चौथे पर गया, और चौथा आपको लगा वाह, इसको तो पहले देखे होते तो इस पर हम पूरा लिख देते। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जल्दबाजी में चुनाव नहीं करना, जल्दबाजी में पेन चला नहीं देनी है। पहले सभी जितने निबंध दिए गए ना,
सब पर कम से कम 2-2 मिनट का समय दो। बहुत समय होता है निबंध लिखने के लिए, कम से कम 2-2 मिनट का समय दो जो आपको अच्छे से समझ में आए, जिसके निष्कर्ष में आप अच्छा लिख सको, जिसकी प्रस्तावना आप अच्छा लिख सको, जिसको कई आयामों से आप जोड़ सको, उस निबंध का आपको चुनाव करना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे कि जब हम कोई निबंध देखते हैं ना, आप जानते हैं कि एक फैशन इन दिनों चल रहा है आयोगों में। वो फैशन क्या है भैया? वो फैशन यही है कि जो इंग्लिश वाला निबंध होता है ना, उसी को गूगल ट्रांसलेट करके हिंदी में दे देते हैं। और जब हिंदी में गूगल ट्रांसलेट वाला वर्जन आ जाता है तो यहाँ पे हो जाता है कई बार बड़ा ब्लंडर। क्यों? क्योंकि कई शब्दों के आप कह सकते हो ना अर्थ जो है बदल जाते हैं और वो आपको सही तरीके से समझ में नहीं आते हैं। तो हमारी इंग्लिश कम से कम इतनी बेहतर होनी चाहिए कि कोई भी यदि टॉपिक दिया है उसको पढ़कर हम समझ सकें। ठीक है, इस लायक हमें होना चाहिए। और जब भी चाहे हम मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कर रहे हैं या निबंध लिख रहे हैं, हमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों के प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, दोनों को प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है और फिर आयोग जिम्मेदारी नहीं लेता, वो सारी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों के बारे में और हम बात करेंगे, जैसे एक निबंध या एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए, इसको लेकर के हम बात करते हैं। कुछ आज का जो सेशन है ये इसी पे है, अच्छा निबंध कैसे लिखें। अच्छा निबंध कैसे लिखें। ठीक है, अच्छा निबंध कैसे लिखें। जब बात आती है अच्छा निबंध कैसे लिखें, तो सबसे पहले ज़रूरी है जैसे ही हम निबंध के किसी विषय को देखते हैं, ठीक है, मान लीजिए 4 विषय यहाँ पे दिए गए हैं, 4 में से हमें एक पर लिखना है। हमने यह चुनाव कर लिया कि इन चारों में से किस पर हमें लिखना है। तुरंत आपको क्या करना चाहिए? रफ पेज पर जाना चाहिए। रफ पेज पर जाकर जिसका आपने सिलेक्शन किया है उसका पूरा पोस्टमार्टम आपको कर लेना चाहिए। किस संदर्भ में? कि भाई प्रस्तावना में क्या क्या आप लिखोगे। जब मुख्य भाग लिखने बैठोगे तो वहाँ पर कितने आयामों को लिख सकते हो, कितने आयामों से कितने संदर्भों में इसको जोड़ सकते हो, और जब निष्कर्ष लिखोगे तो किस संदर्भ में निष्कर्ष आपको लिखना है, ये रफ कर लेना चाहिए। ठीक है, समय लगेगा इसमें 10 मिनट 15 मिनट का समय लगेगा। वो समय यदि आप यहाँ पे दे दोगे ना और यहाँ पे क्रमबद्धता उसकी निश्चित कर लोगे ना कि किस क्रम में आपको लिखना है ना, तो आपकी चीज़ें हो जाएंगी आसान। और यदि यही चीज़ें आप नहीं करोगे तो फिर आपके निबंध में क्या होगा? कट पिट देखने को मिलेगा और ये बेहतर नहीं होगा। तो रफ पेज का यूज ज़रूर करना है और रफ पेज पर कम से कम 10 मिनट का समय, 15 मिनट का समय अवश्य व्यतीत करना है। अब अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए, इसको लेकर के कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात आती है शब्द सीमा। प्रत्येक निबंध की अपनी शब्द सीमा होती है, प्रत्येक राज्य विशेष की अपने आयोगों द्वारा जो पूछे गए प्रश्न होते हैं उनकी शब्द सीमा होती है। हमेशा हमें शब्द सीमा का पालन करना चाहिए। याद रखिएगा, शब्द सीमा का पालन करना चाहिए। हमें कभी भी शब्द सीमा के आगे या शब्द सीमा को क्रॉस नहीं करना। हमेशा शब्द सीमा का पालन करते हुए अपनी बातों को हमें रखना है। ठीक है, संक्षिप्त तरीके से अपनी बातों को शब्द सीमा का पालन करते हुए जब हम रखते हैं बेहतर तरीके से, तो उसका श्रेय हमें मिलता है, उसका बेनिफिट हमें मिलता है। तो शब्द सीमा का हमें पालन करना चाहिए। और यह भी याद रखना जरूरी है कि जब आप अभ्यास करते हो, जब आप निबंध का अभ्यास करते हो, तो यह भी याद रख लेना है कि जब आप अभ्यास करते हो निबंध का, मान लीजिए आप वाइट पेज पर अभ्यास करते हो, ठीक है, ये उत्तर लेखन के लिए भी जरूरी है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक पेज में अधिकतम कितने शब्द लिखते हो। एक कैलकुलेशन करके आपको रखना चाहिए। ठीक है, ये दिमाग में आपको होना चाहिए कि आप कितनी पंक्तियों में
कितनी पंक्तियों में कितने शब्द लिखते हो। मान लीजिए आपने 10 पंक्ति लिखा तो 10 पंक्तियों में आपके कितने शब्द होंगे न्यूनतम, वो आपको पता होना चाहिए। अभ्यास प्रश्न जब मुख्य परीक्षा का करते हो वहाँ भी और एएससी के संदर्भ में ये हमें पता होना चाहिए और ये हमारे लिए मदद होता है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो एक औसत निकल के आएगा ना, मान लीजिए किसी में 4 लिखते हो शब्द, किसी में 5 लिखते हो, किसी में 6, तो जो औसत निकल कर आता है ना, उसी औसत का पालन हमें करना चाहिए। उसी के आधार पर हमें जो है निबंध परीक्षा में अपने लिखने चाहिए। अब बात आती है लेख का अनुक्रम। पहला तो हो गया कि हमें भैया हर कीमत पे शब्द सीमा को कभी भी क्रॉस नहीं करना है, शब्द सीमा का पालन करना है। दूसरी बात आती है लेख का अनुक्रम। लेख का अनुक्रम, लेख के अनुक्रम की जब बात करें, चूंकि निबंध एक लंबी रचना है और विचारों का अनुक्रम और सुसंगता बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, इसलिए निबंध में आप जिन भी आयामों के बारे में लिख रहे हैं, जिन भी विषयों पर लिख रहे हैं, जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आयामों को जोड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा विषयों को उसको कनेक्ट कर सकें और उसके बाद एक तार्किक अनुक्रम में उसको रखें। ऐसा नहीं है, क्रमबद्धता होनी चाहिए, लयबद्धता होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जब डिसाइड हो जाता है तो उसके बाद एक निश्चित क्रम में जो है उसको आपको लिखना चाहिए, एक निश्चित क्रम में उसको फिर आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो विचार हैं उनको व्यवस्थित तरीके से स्थान मिल जाए। जो आपने विचार वहाँ पे प्रकट किए हैं वो व्यवस्थित तरीके से सही स्थान पर रहें, जिससे जब कोई एग्जामिनर उसको पढ़े तो वहाँ पे लयबद्धता देखने को मिले, लय जो है वो कभी टूटे नहीं, इसका हमें ध्यान रखना होता है। इसके बाद बात आता है जोड़ने वाले वाक्य और वाक्यांश, ठीक है। जोड़ने वाले वाक्य एवं वाक्यांश, जोड़ने वाले वाक्य एवं वाक्यांश की बात आती है। अब जानते हैं निबंध लेख में सभी परिच्छेदों के बीच में एक सहज प्रवाह होना बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में एक वाक्य और वाक्यांश, ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रयोग किया मैंने, एक वाक्य और वाक्यांश परीक्षक को एक विचार से दूसरे विचार की ओर बढ़ने में मदद करता है। तो जब हम अपने लेख को लिखते हैं तो वहाँ पे वाक्य एवं वाक्यांशों पर भी आपको विचार करना चाहिए और इस प्रकार लेख के भीतर जो परिच्छेद हैं उनके बीच में सुसंगत संबंध बनाने में मदद मिलती है। विचार एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं इस प्रसंग में बहुत स्पष्ट रूप से दर्शित करने की आवश्यकता होती है। और ये जो वाक्य और वाक्यांश होंगे इसके बारे में पहले दिन मैंने कुछ उदाहरण दिए थे और ये कुछ नोट करा दूंगा मैं, कुछ इस तरह से कम 20 से 30 आपको नोट करा दिए जाएंगे। और जब नोट करा दिए जाएंगे तो आप जब उनका प्रयोग करना सीख लेंगे तो यहाँ पे आप बेहतर स्थिति में रहेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ चीज़ें और बात कर लेते हैं, जैसे कि बात आती है उपशीर्षक और रेखांकन की। तीसरी बात आती है उपशीर्षक और रेखांकन की, ठीक है। उपशीर्षक और रेखांकन की बात आती है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि लेख को उचित अनुक्रम प्रदान करने के लिए विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने के लिए हम उपशीर्षक का प्रयोग करते हैं। और जो उपशीर्षक हम प्रयोग में ला रहे हैं, जिस उपशीर्षक का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो दिखाता है कि आगामी विचार जो हैं वहाँ पे अब बदलाव हो रहे हैं। उपशीर्षक ये दिखाता है कि अब आगे की जो कहानी है वहाँ पे जो विचार हैं उसमें बदलाव देखने को मिलता है। तो जब हम उपशीर्षक की चर्चा करते हैं, जब हम रेखांकन की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका ध्यान देना है, क्योंकि यह सुनिश्चित करेगा कि आपके निबंध में विभिन्न विचार सीधे पाठक की नज़र में आ जाएं। इसी तरह से जब किसी परिच्छेद के प्रमुख विचारों की बात करते हैं तो सूचक शब्दों को रेखांकित करने पर जोर देने की आवश्यकता होती है। जो सूचक शब्द होते हैं उनको रेखांकित करने पर जोर देने की आवश्यकता होती है और यह भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो आपको सीखना है निबंध लेखन के क्रम में, इसको भी आपको सीखना है। इसके बाद बात आती है भाषा और शब्दावली, ठीक है। भाषा और शब्दावली, इसको लेकर के बहुत तरह की बातें होती हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। भाषा और शब्दावली, भाषा और शब्दावली की जब हम बात करें तो बहुत सारे लोग यह कहते हैं,
निबंध लेखन के लिए कि भैया सजावटी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, निबंध को सजाओ। जबकि मेरे नज़रिए से यदि मैं बात करूं तो निबंध को सजावटी या जटिल शब्दावली से बचना चाहिए, जटिल शब्दावली का प्रयोग यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, विशेष रूप से आप जानते हैं कि जो निबंध हैं विशेष रूप से वो व्यापक विवरण वाले होते हैं और वहाँ पे जटिल शब्दों का प्रयोग, साथ ही साथ सजावटी शब्दों का जो प्रयोग है वो नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि व्याकरण संबंधी जो त्रुटियाँ होती हैं, ठीक है, उससे तो बचिए, उनसे तो यथासंभव बचने का प्रयास करना है। लेकिन सजावटी शब्दों का यदि हम प्रयोग करते हैं तो उससे हमें बेनिफिट मेरे हिसाब से नहीं मिलता है। तो निबंध को आसान भाषा में सरल शब्दों के माध्यम से लिखना चाहिए, ना तो जटिल शब्दों का प्रयोग करना है और ना ही इस प्रकार के सजावटी शब्दों का। ठीक है, इसके साथ साथ बात आती है सुपाठ्यता होनी चाहिए निबंध में। निबंध में लयबद्धता होनी चाहिए कि चीज़ें क्रम से हो, जो लय बना है, जब एग्जामिनर आपका निबंध को पढ़ रहा है तो एक लय में पढ़ता चला जाए, कहीं वो लय टूटे नहीं। ठीक है, और जब आपके विचारों में बदलाव हो रहा है तो वहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि जब विचारों में बदलाव हो रहा है तो वहाँ पे क्या ध्यान देने की आवश्यकता होती है, विचारों में बदलाव के समय उपशीर्षक का उचित प्रयोग आवश्यक होता है। जब आप उपशीर्षक का प्रयोग निबंध में करते हो तो उससे पता चल जाता है कि अब आगे की जो पंक्तियां हैं वहाँ पर विचारों का जो प्रवाह है उसमें बदलाव देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, और इसमें यह भी ध्यान देना है कि जब भाषा और शब्दावली की बात कर रहे हैं, जैसे कहीं बात आ जाती है टिप्पणी करिए, कहीं पे बात आ जाती है कि विशेष रूप से अपने विचार दीजिए, तो इन सब पे अच्छे से पकड़ होनी चाहिए और इनको लेकर के हम बात भी करेंगे। ये जो पूछल्ले शब्द होते हैं इनको लेकर के हम बात भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो उस संदर्भ में भी हम इनकी बात करेंगे। अब बात आती है निबंध की संरचना की। ठीक है, निबंध में क्या शामिल करना है, निबंध में क्या शामिल करना है, इस पर आपने विचार कर लिया, इस पर आपने मंथन कर लिया, रफ पेज पर आपने जाकर 10 मिनट की एक्सरसाइज कर ली कि निबंध आपको कैसे लिखने हैं, कहाँ पर किस प्रकार का बदलाव करना है, परिच्छेद किस प्रकार से होंगे। और निबंध लेखन में एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि निबंध लेखन में हमें पैरा जितना छोटा छोटा हम पैराग्राफ लिखेंगे उतनी चीज़ें हमारी बेहतर होंगी। तो निबंध लेखन में पैराग्राफ छोटा छोटा हो, इसका बहुत रोल है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब सारा मटेरियल हमारे पास तैयार हो गया, हमने देख लिया कि किस प्रकार से चीज़ों को ले करके आगे बढ़ना है, सारी चीज़ें हमारी व्यवस्थित हो गई। अब बात आती है शुरुआत करने की। शुरुआत कैसे करते हैं, शुरुआत हम करते हैं परिचय से। कहाँ से शुरुआत करते हैं हम निबंध की, निबंध की शुरुआत हमारे होती है परिचय से, क्योंकि हमने सारी एक्सरसाइज कर ली। अब बात आती है परिचय की। परिचय की जब बात आती है तो आप जानते हैं परिचय एक निबंध की शुरुआत है और जिसका उद्देश्य है यह बताना कि भाई जो निबंध आप पढ़ रहे हो उसके मुख्य भाग में क्या क्या शामिल है। परिचय यह बताता है कि लेख और मुख्य भाग में क्या शामिल होगा। तो परिचय पढ़ने मात्र से ही जो आपका एग्जामिनर है उसको पता चल जाता है कि आपका निबंध कैसा होगा। इसीलिए जब हम निबंध लिखते हैं ना तो निबंध में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है परिचय, उसका जो परिचय है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। और यदि परिचय के माध्यम से आप जो आपका पाठक है, जो एग्जामिनर है, उसको आकर्षित कर पाते हो, उसको बांध पाते हो, तब जाकर आपको अच्छे अंक मिलते हैं। तो परिचय सबसे महत्वपूर्ण है और आपको प्रयास करना है, क्योंकि यह दिखाता है कि आप इसके विषय और दायरे को समझे हो या नहीं, क्योंकि निबंध की शुरुआत यहीं से होती है। तो जब कोई परिचय पढ़ता है उसको पता चल जाता है कि जो आपने शुरुआत की है निबंध की, जो आप निबंध लिखे हैं, क्या आप निबंध की मांग को समझ पाए हैं या नहीं। उसके लिए एग्जामिनर को पूरा निबंध पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो मात्र परिचय को पढ़कर यह निष्कर्ष निकाल सकता है। ठीक है, पहले 1 या 2 वाक्य आंकड़े समान हैं जहां आप पाठक का ध्यान खींच सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि निबंध को पढ़ने के लिए दिलचस्प बनाना है और उसके लिए संक्षिप्त कथनों का उपयोग करना चाहिए। जैसे हमने कुछ कथन आपको बताए थे ना, जैसे कुछ गीत हमने बताए थे, जैसे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जनगण मन वंदे मातरम, इस प्रकार के जो कथन हैं, जो गीत हैं, उनके प्रयोग से यदि शुरू करते हैं, जैसे फिल्म में कोई गाना है उसके प्रयोग से हम शुरू करते हैं, मतलब बांधना है। जो एग्जामिनर है, जो पाठक है, उसको बांधना है,
ठीक है। तो ज़रूरी है कि आप शुरुआत इस प्रकार के कुछ कथनों से करो, कुछ पंक्तियों से करो, ठीक है, तब जाके चीज़ें और बेहतर होती हैं। अब इसमें जैसे मैं बात करूं, आगे की जब मैं बात करूं, तो अगला जो टॉपिक आपका आता है वो है परिचय समाप्त करना, ठीक है। अब परिचय समाप्त करना, परिचय शुरुआत हमने देख लिया कि कैसे करना चाहिए, क्योंकि हमें बांधना है, पाठक को बांधना है। अब बात आती है कि इसको समाप्त कैसे करें, परिचय समाप्त कैसे करें। तो परिचय समाप्त करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक भाग में क्या शामिल किया जाएगा, इसको अनुक्रमित करके हमेशा परिचय को समाप्त करना होता है। हमेशा जब परिचय हम समाप्त करते हैं तो हमें यह बताना जरूरी होता है एग्जामिनर को, हमें एग्जामिनर को यह संकेत देना जरूरी होता है कि हम किस भाग में क्या लिखेंगे, जिससे एग्जामिनर को पूरा आपका लेख पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो इस तरह से हमारा निबंध होना चाहिए। निबंध में क्रमिक रूप से कौन से विभिन्न आयाम शामिल होंगे यह बताकर यदि हम अपने परिचय को समाप्त करते हैं तो एग्जामिनर क्या है, हमारे आगे के निबंध को नहीं पढ़ता है, बल्कि इसके आधार पर अपना एक विचार बना लेता है कि हमें संबंधित बच्चे को कितने अंक देने चाहिए। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। अब बात आती है मुख्य भाग। मुख्य भाग की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं निबंध के मुख्य भाग को प्रस्तुत करने के लिए, क्योंकि पहले से हमने फ्रेमवर्क तैयार किया है और विषय हमें समझ में आ गया है, तो हम अब विभिन्न विषयों पर अपने तर्कों को व्यक्त करने के साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि जो निबंध है उसको किसी एक ही आयाम पर कसकर नहीं लिख देना है, बल्कि उसको विभिन्न आयामों से जोड़कर लिखना है। तो जो हमने रफ वर्क किया था उस प्रकार से अपने पूर्व डिसाइडेड जो आयाम हैं उस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए, उस प्रकार से हमें आगे बढ़ना चाहिए। मतलब जो आयाम हमने पूर्व में डिसाइड किए हैं उन्हीं आयामों पर फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। साथ साथ यह भी देखना है कि भाई जो हमारे परिच्छेद हैं उनकी लंबाई क्या होगी, उनका क्रम क्या होगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। क्या लिख रहे हो उस पर निर्भर करता है कि भैया आपका जो पैराग्राफ है वो कितना छोटा होगा, क्या संदेश आप उसमें देना चाहते हो, ये आपका होना चाहिए। जैसे एक पैराग्राफ को यदि समाप्त हो रहा है तो यहाँ पे आपका जो वाक्यांश है, जो आप कहना चाहते हो ना इसमें, वो यहाँ पे समाप्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले पैराग्राफ में बातें समाप्त नहीं हुई और आपने दूसरा शुरू कर दिया। तो पहले पैराग्राफ में जिन बातों का जिक्र आपने किया है वो ज़रूरी है कि पहले पैराग्राफ में ही समाप्त हो जाएं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे जैसे कोई उदाहरण दे सकते हो, कोई केस स्टडी की बात कर सकते हो, सांख्यिकी की बात कर, मतलब जैसे पूर्व डिसाइडेड है कि इसमें कोई डेटा देना है, कोई फैक्ट देना है, उन सभी को यहाँ पे समाहित करते हुए आगे हमें बढ़ना चाहिए। इसके बाद बात आती है, अगली जो बात आती है वो बात आती है निष्कर्ष की। निष्कर्ष आप जानते हो कि जैसे हमारी परीक्षा में, हमारे मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन में निष्कर्ष महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार से निष्कर्ष यहाँ भी महत्वपूर्ण होता है। निष्कर्ष किस कदर से महत्वपूर्ण है यदि हम बात करें तो जैसे आपने जो चीज़ें आपने प्रस्तावना में कहीं, जो चीज़ें आपने मुख्य भाग में कहीं, अक्सर हम गलती क्या करते हैं कि उन्हीं बातों को कहीं ना कहीं हम निष्कर्ष में रिपीट कर देते हैं। तो रिपीट करने से हमें बचना है। जो हमने मुख्य भाग में कहा, जो हमने प्रस्तावना में कहा, उसको रिपीट करने से हमें बचना है। यदि हम रिपीट करते हैं तो नुकसान होगा। तो जितनी भी हमारी मेहनत की गई है ना पूर्व में, वो सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी यदि हमने बातों को, चीज़ों को रिपीट करना शुरू कर दिया। तो रिपीटिशन से बचना है। निष्कर्ष में विशेष रूप से जो निबंध के मुख्य भाग में चर्चा किए गए जो विषय थे उसको एक साथ लाना है। आपको निष्कर्ष जब लिखना है तो वहाँ पे ये बोध होना चाहिए कि इस विषय पर ये निष्कर्ष लिखा गया है और इस लक्ष्य को लेकर के ये निष्कर्ष लिखा गया है, और निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। जिस भी बिंदु पर आप निबंध लिख रहे हो, जरूरी है कि उस बिंदु पर कुछ सकारात्मक नए विचार आप दे सको, तब जाकर उस विषय का चुनाव करना, क्योंकि निबंध बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, निष्कर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे निष्कर्ष में क्या क्या चीज़ें नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष जब आप लिख रहे हो ना, क्योंकि अब सब कुछ आप लिख चुके हो, ठीक है, मुख्य भाग में सब कुछ लिख चुके हो, तो अब यहाँ पे कोई नया तर्क नहीं देना है, किसी चीज़ का विश्लेषण यहाँ पे नहीं करना है। निष्कर्ष में ना तो कोई नया तर्क देना है,
ना ही किसी चीज़ का यहाँ पे विश्लेषण करना है और ना ही कुछ रिपीट करना है। निष्कर्ष में नई जानकारी के मामूली अंश शामिल हो सकते हैं। याद रखिएगा, 1 से 2 वाक्य या कोई निहितार्थ निकलता हो उसको आप शामिल कर सकते हो। नई चीज़ें नहीं शामिल करनी है। जो आपने पूर्व में लिखा है ना, उसी के आधार पर एक सकारात्मक पक्ष, सकारात्मक बिंदु यहाँ पे देना होता है। हमें कोई नया स्रोत या विचार नहीं लाना है जिसे समझने के लिए और स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो। हमें कुछ ऐसा नहीं लिखना है कि जिसको फिर हमें समझाने के लिए ज़रूरत पड़ जाए। ठीक है, समझाने के लिए 4 लाइन और हमें लिखना पड़ जाए, ऐसा कुछ भी लिखने से हमें बचना चाहिए। क्योंकि निष्कर्ष जैसे प्रस्तावना होती है उसी प्रकार से निष्कर्ष को बहुत संक्षिप्त में लिखना होता है। ठीक है, समापन वाक्यांश का प्रयोग ना करें। ठीक है, जैसे कि संक्षेप में, जैसे कि क्षमा प्रार्थी, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग यहाँ पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ बात आती है कि किस प्रकार से अब करें दार्शनिक निबंधों की जब हम बात करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया सामान्य निबंध। दार्शनिक निबंधों पर यदि हम बात करें, संक्षिप्त चर्चा करें, तो दार्शनिक निबंधों के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले जो निबंध हैं, जो निबंध पूछे गए हैं, जो दार्शनिक निबंध पूछे गए हैं, जो अमूर्त विषयों को निबंध पूछे गए हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी हमें कर लेनी है। जानकारी जैसे किसी राज्य विशेष का उठा लीजिए, आप किसी राज्य विशेष के कुछ टॉपिक आप उठा लीजिए। ठीक है, उसको देख लीजिए। इसके साथ साथ आप यूपीएससी के टॉपिक उठा लीजिए, कुछ उसको देख लीजिए कि वहाँ पे जो अमूर्त विषयों के निबंध पूछे गए हैं वो किस प्रकार से पूछे गए, उनको समझने का प्रयास करिए। और अमूर्त विषयों के निबंध आप तभी समझ पाओगे ना जब आप मूर्त विषयों के निबंध लिखने लगोगे। क्योंकि अमूर्त विषयों के जो निबंध होते हैं उसमें सोचने समझने की जो आपकी क्षमता है ना, वो थोड़ी सी और बेहतर होनी चाहिए। और ये और बेहतर कब हो पाएगी? जब हम मूर्त विषयों के निबंध लिखने लगेंगे, जब हम स्टैटिक विषयों के निबंध लिखने लगेंगे, जब हम सामान्य अध्ययन विषय वस्तु पर आधारित निबंध लिखने लगेंगे, तब हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि हम जो फिक्स्ड, जो अमूर्त विषय वाले निबंध हैं उसको लिख सकें। तो ये जो क्रम है, यदि आप 8 से 10 कक्षाएं कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आप उस स्थिति में रहेंगे। 4 से 5 कक्षा अभी तो नहीं, लेकिन हाँ 4 से 5 क्लास करने के बाद आप उस स्थिति में रहेंगे कि आप अमूर्त विषयों वाले निबंधों को भी हैंडल कर सकते हैं। और हमें अपना जो लेवल है ना, वो लेवल इस प्रकार से रखना है कि हम यूपीएससी वाले भी जो निबंध हैं उसको भी हैंडल कर सकें, उसको भी समझ सकें, उसको भी लिख सकें। इस स्थिति में हमें रहना है जब हमारी अंतिम क्लास होगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले सोमवार को और फिर वहाँ पे हम कुछ आगे बढ़ेंगे। जैसे अब इंट्रोडक्टरी क्लास तो हो गई, अब धीरे धीरे हम अपने विषय वस्तु की तरफ आएंगे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने स्कूली दिनों में निबंध लिखा उसकी चर्चा हमने किया, निबंध को समझा। आज का जो क्लास था यह भी इंट्रोडक्टरी क्लास था। अब धीरे धीरे हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं और अधिकतम इसमें 10 से 12 कक्षाएँ होंगी। अधिकतम मैं बता रहा हूँ, न्यूनतम 7 से 8 में भी चीज़ें हो सकती हैं। तो न्यूनतम 7 से 8, अधिकतम 10 से 12 में हमारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सोमवार को, तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।